श्रावण मास की सुबह बादल बरसकर छट चुके हैं और निखरी हुई चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियाँ लगातार दौड़ रही है। फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं। जिन्हें दफ्तर, कॉलेज और अदालत जाना है, उनके लिए घर घर मछली भात और रोटी तैयार की जा रही है। रसोई घरों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है, किंतु तब भी इस इतने बड़े पाषाण हृदय कामकाजी शहर कलकत्ता की सैकड़ों सड़कों गलियों के भीतर स्वर्ण रश्मियाँ आज मानो एक अपूर्व यौवन का प्रवाह लिए मचल रही है। विनय भूषण ऐसे दिन फुर्सत के समय अपने मकान की दूसरी मंजिल के बरामदे में अकेला खड़ा नीचे राह चलने वालों को देख रहा था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई बहुत दिन हुए पूरी हो चुकी थी, पर सांसारिक जीवन से अभी तक उसका परिचय नहीं हुआ था। सभा समितियों के संचालन और समाचार पत्रों में लिखने की ओर उसने मन लगाया था, किंतु उसका मन उसमें पूरा रम गया हो ऐसा नहीं था। इसी कारण आज सवेरे क्या किया जाए यह सोच ना पाने से उसका मन बेचैन हो उठा था। पड़ोस के घर की छत पर ना जाने क्या लिए 3-4 कौवे काँव काँव कर रहे थे और उसके बरामदे के एक कोने में घोंसला बनाने में व्यस्त चिड़ियों का जोड़ा चहचहाकर एक दूसरे को उत्साह दे रहा था। ऐसे ही अनेक अस्फुट स्वर विनय के मन में एक मिश्रित भावावेग जगा रहे थे। पास की एक दुकान के सामने गुदड़ी लपेटे हुए एक फकीर खड़ा होकर गाने लगा। खाचार भीतर आचिन पाखी कामने आसे आए, धारते पारले मोनो बेड़ी दीतेम पाखिर पाए। विनय का मन हुआ फकीर को बुलाकर अनपहचाने पाखी का यह गान लिख ले, किंतु बड़े तड़के जैसे जाड़ा लगते रहने पर भी चादर खींचकर ओढ़ लेने का होश नहीं रहता, वैसे ही एक आलस भाव के कारण ना तो फकीर को बुलाया गया, ना गाना ही लिखा गया। केवल अनजाने पाखी का वह स्वर मन में गूंजता रह गया। अचानक ही उसके घर के ठीक सामने एक बग्घी के घोड़ा गाड़ी से टकराकर उसका एक पहिया तोड़ती हुई बिना रुके तेजी से आगे निकल गई। घोड़ा गाड़ी पलटी तो नहीं, पर एक और लुढ़क गई। तेजी से सड़क पर आकर विनय ने देखा, गाड़ी से 17-18 वर्ष की एक लड़की उतर पड़ी है और भीतर से एक अधेड़ वय के भद्र पुरुष को उतारने का प्रयत्न कर रही है। सहारा देकर विनय ने भद्र पुरुष को उतारा। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर उसने पूछा, चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कहते हुए उन्होंने हंसने का प्रयत्न किया, पर वह हंसी तुरंत विलीन हो गई और वह मूर्छित होते से जान पड़े। विनय ने उन्हें पकड़ लिया और घबराई हुई लड़की से कहा, यह सामने ही मेरा घर है, भीतर चलिए। वृद्ध को बिछौने पर लिटा दिया गया। एक बार लड़की ने चारों ओर देखा। कमरे के कोने में सुराही रखी थी। जल्दी से उसने सिराही से गिलास में पानी उंडेलकर वृद्ध के मुंह पर छींटे दिए और आंचल से पंखा झलती हुई विनय से बोली, क्यों न किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। डॉक्टर पास ही रहते थे। उन्हें बुलाने के लिए विनय ने नौकर को भेज दिया। कमरे में एक और मेज पर आईना, तेल की शीशी और बाल संवारने का सामान रखा था। लड़की के पीछे खड़ा विनय स्तब्ध भाव से आईने की ओर देखता रहा। बचपन से ही विनय कलकत्ता में घर पर ही पढ़ता लिखता रहा है। संसार से उसका जो कुछ परिचय है वह सब पुस्तकों के द्वारा ही है। पराई भद्र स्त्रियों से उसका कोई परिचय नहीं हुआ। आईने की ओर टकटकी लगाए हुए ही उसने सोचा, जिस चेहरे का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है वह कितना सुंदर है। चेहरे की प्रत्येक रेखा को अलग करके पहचाने इतना अनुभव उसकी आंखों को नहीं था। केवल स्नेह से झुके हुए तरुण चेहरे की कोमलता भरी स्निग्ध कांति सृष्टि के एक अचानक प्रकट हुए अचरज सी विनय की आंखों में बस गई। थोड़ी देर बाद ही धीरे धीरे वृद्ध ने आंखें खोलते हुए माँ कहकर गहरी सांस ली। लड़की की आंखें डबडबाई। वृद्ध के चेहरे के पास मुंह लाकर झुकते हुए उसने व्याकुलता से पूछा, बाबा कहाँ चोट लगी है? यह मैं कहाँ आ गया, कहते हुए वृद्ध ने उठकर बैठने का प्रयत्न किया। विनय ने वृद्ध के सामने आकर कहा, उठिए नहीं, आराम से लेटे रहिए, डॉक्टर आ रहा है। वृद्ध को तब सारी घटना याद आ गई। उन्होंने कहा, सिर में यहाँ थोड़ा दर्द है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इतनी देर में जूते चरमराते हुए डॉक्टर भी आ पहुँचे। उन्होंने कहा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। गर्म दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर देने का आदेश देकर डॉक्टर चलने लगे तो वह वृद्ध परेशान होकर उठने लगे। लड़की ने उनके मन की बात समझकर कहा, बाबा आप क्यों परेशान होते हैं, डॉक्टर की फीस और दवा के दाम घर से भेज दिए जाएंगे। यह कहकर उसने विनय की ओर देखा। कैसी आश्चर्यजनक आंखें। वे आंखें बड़ी है कि छोटी, काली है कि भूरी, मानो यह ख्याल ही मन में नहीं उठता। पहली ही नज़र में जान पड़ता है इन आंखों में एक प्रशंसित प्रभाव है।
उनमें संकोच नहीं है, दुविधा नहीं है, बल्कि एक स्थिर शक्ति से वे भरी हुई है। विनय ने कहना चाहा, फीस बहुत ही मामूली है उसके लिए, उसकी आप व मैं। लड़की की आंखें उसी पर टिकी थी, इसलिए वह अपनी बात वह ठीक से पूरी नहीं कर पाया। किंतु फीस के पैसे उसे लेने ही होंगे, इस बारे में कोई संदेह उसे नहीं रहा। वृद्ध ने कहा, देखिए मेरे लिए ब्रांडी की ज़रूरत नहीं है। लड़की ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्यों बाबा, डॉक्टर साहब कह जो गए हैं। वृद्ध बोले, डॉक्टर लोग तो ऐसा कहते ही रहते हैं, यह उनकी केवल एक बुरी आदत है। जो थोड़ी सी कमजोरी मुझे जान पड़ती है वह गर्म दूध से ही ठीक हो जाएगी। दूध पीकर कुछ संभल कर वृद्ध ने विनय से कहा, अब हम लोग चलें, आपको बड़ा कष्ट दिया। विनय की ओर देखकर लड़की ने कहा, जरा एक गाड़ी। वृद्ध ने सकुचाते हुए कहा, फिर क्यों उन्हें कहती हो, हमारा घर तो पास ही है, इतना तो पैदल चले जाएंगे। लड़की ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। वृद्ध ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। विनय स्वयं जाकर घोड़ा गाड़ी बुला लाया। गाड़ी पर सवार होने से पहले वृद्ध ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है। मुझे विनय भूषण चट्टोपाध्याय कहते हैं। वृद्ध बोले, मेरा नाम परेश चंद्र भट्टाचार्य है, पास ही 78 नंबर के मकान में रहता हूँ। फुर्सत होने पर आप कभी हम लोगों के लिए यहाँ आए तो हमें बड़ी खुशी होगी। विनय के चेहरे की ओर नज़रें उठाकर लड़की ने इस अनुरोध का मौन समर्थन किया। विनय तभी उसी गाड़ी में उनके घर जाने को आतुर था, किंतु यह शिष्टाचार के अनुकूल होगा या नहीं सोच न पाने के कारण खड़ा रह गया। गाड़ी चलने पर लड़की ने विनय को धीरे से नमस्कार किया। इस अभिवादन के लिए विनय बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए हदबुद्धि सा होकर वह प्रति नमस्कार भी नहीं कर सका। घर के भीतर आकर वह बार बार अपनी इतनी सी चूक के लिए स्वयं को धिक्कारने लगा। विनय इन लोगों से मिलने से लेकर विदा होने तक के अपने आचरण की आलोचना करके देखने लगा। उसे लगा शुरू से अंत तक उसके सारे व्यवहार में असभ्यता झलकती रही है। कौन से समय क्या करना उचित था, क्या कहना उचित था, वह मन ही मन इसी को लेकर व्यर्थ ही उधेड़बुन करने लगा। कमरे में लौटकर उसने देखा जिस रुमाल से लड़की ने अपने पिता का मुंह पोंछा था वह रुमाल बिस्तर पर पड़ा रह गया है। उसने लपक कर उसे उठा लिया। फकीर के गाने के स्वर उसके मन में गूंज उठे, खाचार भीतर आचन पाखे कामने आसे आए। दिन कुछ और चढ़ाया। बरसात के बाद की धूप तेज हो उठी थी। गाड़ियों की कतार दफ्तरों की ओर से तेजी से दौड़ने लगी। विनय का मन उस दिन किसी काम में नहीं लगा। ऐसे अपूर्व आनंद के साथ ऐसी सघन वेदना का बोध उसे अपने जीवन में कभी नहीं हुआ था। उसका क्षुद्र घर और उसके आसपास का कुत्सित कलकत्ता मायापुरी सा हो उठा था। जिस राज्य में असंभव संभव हो जाता है, असाध्य सिद्ध हो जाता है, जिसमें रूपांतरित रूप लेकर सामने दिखाई देता है, मानो किसी ऐसे ही नियम विहीन राज्य में विनय घूम रहा था। बरसात के बाद की सुबह की धूप की तेज चमक उसके मन में बस गई थी, उसके रक्त में दौड़ रही थी। उसके अंतःकरण के सम्मुख एक ज्योतिर्मय चादर सी छाकर दैनिक जीवन की सारी तुच्छता को बिल्कुल ओझल कर गई थी। विनय का मन चाह रहा था कि अपनी परिपूर्णता को वह किसी अचरज भरे रूप में प्रकट कर दे, किंतु उसके लिए कोई उपाय न पाकर उसका चित्त पीड़ित हो उठा था। अपना परिचय उसने बहुत ही सामान्य लोगों जैसा ही दिया। अत्यंत क्षुद्र घर, इधर उधर बिखरा हुआ सामान, बिछौना भी साफ नहीं। किसी दिन वह अपने कमरे में यह गुलदस्ते में फूल सजा कर रखता था, किंतु उस दिन दुर्भाग्य से कमरे में फूल की एक पंखुड़ी भी नहीं थी। सभी कहते हैं कि सभाओं में विनय जैसी सुंदर वक्तृता जवानी ही दे देता है। उससे एक दिन वह बहुत बड़ा वक्ता हो जाएगा, किंतु उस दिन ऐसी एक भी बात उसने नहीं कही जिससे उसकी बुद्धि का कुछ भी प्रमाण मिले। बार बार उसे केवल यही सूझता कि यदि कहीं ऐसा हो सकता कि जब वह बग्घी गाड़ी से टकराने जा रही थी उस समय बिजली की तेज़ी से सड़क के बीच पहुंचकर मैं अनायास उन मुंहजोर घोड़ों की जोड़ी की लगाम पकड़कर उन्हें रोक देता। अपने उस काल्पनिक पौरुष की छवि जब उसके मन में मृत हो उठी तब आईने के सामने जाकर एक बार अपना चेहरा देखे बिना उससे रहा नहीं गया। तभी उसने देखा सड़क पर खड़ा 7-8 बरस का एक लड़का उसके घर का नंबर देख रहा है। विनय ने ऊपर से ही पुकारा, यही है, ठीक यही घर है। लड़का उसी के घर का नंबर ढूंढ रहा था, इस बारे में उसे थोड़ा भी संदेह नहीं था। सीढ़ियों पर चप्पलें फटकारता हुआ विनय तेजी से नीचे उतर आया। बड़े प्यार से लड़के को कमरे में लाकर उसके चेहरे की ओर ताकने लगा। वह बोला, दीदी ने मुझे भेजा है। कहते हुए उसने विनय भूषण के हाथ में एक पत्र दे दिया।
पत्र लेकर पहले विनय ने लिफाफा बाहर से देखा। लड़कियों के हाथ की लिखावट में उसका नाम लिखा हुआ था। भीतर चिट्ठी पत्री कुछ नहीं थी, केवल कुछ रुपए थे। लड़का जाने को हुआ तो विनय ने उसे किसी तरह छोड़ा ही नहीं। उसका कंधा पकड़कर उसे दूसरी मंजिल पर ले गया। लड़के का रंग उसकी बहन से अधिक सांवला था, किंतु चेहरे की बनावट कुछ मिलती थी। उसे देखकर विनय के मन में गहरे स्नेह और आनंद का संचार हुआ। लड़का काफ़ी तेज था। कमरे में घुसते ही दीवार पर लगा हुआ चित्र देखकर बोला, यह किसकी तस्वीर है? विनय ने कहा, मेरे एक मित्र की है। लड़के ने फिर पूछा, मित्र की तस्वीर? कौन है आपके मित्र? विनय ने हंसकर उत्तर दिया, तुम उन्हें नहीं जानते। मेरे मित्र गौरमोहन, मैं उन्हें गोरा कहकर पुकारता हूँ। हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं। अब नहीं पढ़ते हैं? नहीं, अब और नहीं पढ़ते। आपकी सब पढ़ाई हो गई है? इस छोटे लड़के के सामने भी विनय गर्व करने का लोभ संवरण न कर सका। बोला, हाँ, सब पढ़ाई हो चुकी। विस्मित होकर लड़के ने एक लंबी सांस ली, मानो वह सोच रहा था वह इतनी विद्या कितने दिन में पूरी कर पाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय है। विनय ने अचंभे से पूछा, मुखोपाध्याय? फिर थोड़ा थोड़ा करके परिचय पूर्ण हुआ। परेश बाबू उनके पिता नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों भाई बहन को बचपन से पाला पोसा है। दीदी का नाम पहले राधा रानी था। परेश बाबू की स्त्री ने बदलकर सुचरिता नाम रख दिया है। देखते ही देखते सतीश विनय के साथ खूब घुल मिल गया। जब वह घर जाने के लिए उठा तब विनय ने पूछा, अकेले चले जाओगे? गर्व से उसने कहा, मैं तो अकेला ही जाता हूँ। विनय ने कहा, चलो मैं तुम्हें पहुँचा आता हूँ। अपनी शक्ति पर विनय को अविश्वास करते देखकर सतीश ने खिन्न होकर कहा, क्यों? मैं तो अकेला जा सकता हूँ। अपने अकेले आने जाने के अनेक विस्मयकारी उदाहरण देकर उसने सुना डाले। फिर भी उसके घर के द्वार तक विनय उसके साथ क्यों गया, उसका ठीक कारण वह बालक किसी तरह नहीं समझ सका। घर पहुंचकर सतीश ने पूछा, अब आप भीतर नहीं आएंगे? विनय ने अपनी इच्छा का दमन करते हुए कहा, फिर किसी दिन आऊँगा। घर लौटकर विनय वही पता लिखा हुआ लिफाफा जेब से निकालकर बड़ी देर तक देखता रहा। प्रत्येक अक्षर की रेखाएं और बनावट उसे याद हो गई। फिर रुपयों समेत वह लिफाफा उसने जतन से बक्से में रख दिया। ये कुछ रुपए कभी हाथ तंग होने पर भी खर्च नहीं किए जाएंगे, इसकी जैसे कोई संभावना नहीं रही।